आज इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन LiF एंड LiI। ठीक है, तो मुझे कंपाउंड क्या दिए गए हैं, Li प्लस एफ माइनस LiF और Li प्लस आई माइनस। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि मैं देख सकता हूँ मेरा जो कैटायन है Li प्लस वो कॉमन है, तो मैं यहाँ किससे कंपेयर कर सकता हूँ, F माइनस से मैं कंपेयर कर सकता हूँ और I माइनस को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट रूल बनाना चाहूंगा जिसको बोलते हैं फयांस रूल। ठीक है, यहाँ पे ये बोलता है कि हमें सबसे पहले तो बॉन्डिंग बतानी है, तो हमें सबसे जो ज्यादा काम आता है वो क्या आता है, फयांस रूल। तो इस फयांस रूल में क्या बोला जाता है कि अगर साइज ऑफ एनायन ज्यादा होगा, मतलब एनायन बड़ा होगा, तो उससे क्या होता है, उससे जो उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेबिलिटी वो क्या होती है, वो भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा पोलराइज हो जाता है, तो जो डिस्टेंस होता है उनका वो कम हो जाता है और जो अट्रैक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या होता है, वो होता है बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ जो F माइनस का साइज है वो आयोडीन माइनस से काफी कम है, क्योंकि F जो है वो अब मतलब हेलोजन फैमिली में सबसे छोटा मेंबर है और जो I है वो बहुत ही बड़ा मेंबर है। तो यहां से मैं ये देख सकता हूँ कि I माइनस का क्या है, साइज बहुत ज्यादा बड़ा है F माइनस से कंपैरिजन में, तो इसकी जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू F माइनस। ठीक है, तो यहां मैं बोल सकता हूँ कि LiF जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है और LiI जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है और LiF जो है वो क्या है, वो एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन, एक आयनिक है और एक कोवेलेंट है। थैंक यू। आज मुझे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि डाइपोल मोमेंट KCl का कितना है, 3.336 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम मीटर। ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट इट इज अ हाइलर पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें बोला गया है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच, 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट ऑफ KCl और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, म्यू ऑब्जर्व्ड कितना दे रखा है मुझे, 3.336 इंटू 10 की पावर माइनस 29 एट सम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, सम एक्स आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कितना, लेट्स अज्यूम 100% आयनिक, तो मेरा जो चार्ज ट्रांसफर है दोनों के बीच वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो मेरा जो डाइपोल मूवमेंट आएगा, म्यू कैलकुलेटेड मैं इसको बोल देता हूँ, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा Q इंटू डी। डी क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जो कि मेरे को पता है 2.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। ठीक है, तो अगर मैं Q इंटू डी करूंगा तो मेरा आएगा 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम मीटर। ठीक है, तो अब इसके थ्रू मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा X परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, मुझे आयनिक कैरेक्टर भी निकालना है। तो अगर मैं ये कैरेक्टर निकालना चाहूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा म्यू, क्या, म्यू ऑब्जर्व्ड, कितना ऑब्जर्व किया अपन ने, बाय म्यू कैलकुलेटेड। ठीक है, इनटू 100। ठीक है, तो म्यू ऑब्जर्व कितना था मेरा, 3.336 इंटू 10 की पावर माइनस 29 इंटू 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 29। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो मेरा कुछ अप्रोक्सीमेट ये आएगा 81.36 परसेंटेज। ठीक है, तो मेरा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ गया, 81.36%। और डाइपोल मूवमेंट मेरा कितना आ गया, 4.1 इंटू 10 की पावर 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम मीटर। ठीक है, थैंक यू। आज मुझे इस क्वेश्चन में दिया गया है गिव रीजंस इन 2 and 3 सेंटेंसेस ओनली। ठीक है, फॉर फॉलोइंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो भी एजेंट क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा। ठीक है, खुद की ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा एंड जो है दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को कम करेगा। ठीक है, ऑफ अदर्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम H2O2 में क्या करेंगे, ऑक्सीजन का क्या ले लेंगे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन की +1 होगी, ऑक्सीजन की x। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो +2 प्लस x इंटू 2x इक्वल्स टू 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। तो x क्या आ गया आपका, -1। ठीक है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, और H2O में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। ठीक है, और O2 में क्या होती है, 0। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि ये जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो O2 और किसके, H2O के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा H2O2 है वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस नहीं सॉरी, क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना, सॉरी OH माइनस नहीं बनेगा, यहाँ पे ये बनाएगा O, यहाँ पे ये बनाएगा O2। ठीक है, ये बनाएगा O2। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो इसने क्या किया है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से -1 से क्या कर लिया है, 0। मतलब इसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लिया है, तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। Hello friends, our next question is why hydrogen peroxide acts as an oxidizing agent as well as reducing agent. Then our answer for this question is this is due to the following reactions. When I am going to give the following reactions due to which oxidizing peroxide, hydrogen peroxide act as oxidizing as well as reducing agent. Oxidizing agent because H2O2 plus 2H plus 2H plus 2 electrons gives 2H2O in acidic medium. This is for oxidizing agent, and for reducing agent or another reaction for this same will be H2O2 plus 2 electrons gives 2OH minus ion in alkaline medium. Hence our reaction for reducing agent will become H2O2 plus gives 2H plus O2 oxygen gas plus 2 electrons. Hence this is why peroxide acts as both oxidizing as well as reducing agent. Thank you. Hello students, welcome to Doubtnut. Let us look at the question that has been given here. So the question here says that state 4 major physical properties that can be used to distinguish between covalent and ionic compounds. Mention the distinguishing features in each case, right? So here in the question we need to find out 4 properties, right, based on which we can differentiate between covalent and ionic compounds. Okay, so let us write them one by one. So what we can do is, first of all, we can just divide the section into 2 halves. Okay, so let us do that first, so that we can easily write down the, okay. So moving on, so let us divide the section into 2 halves. Okay, so the first half we can call for ionic compounds and covalent one. Okay, now ionic compounds are formed when the elements, right, so if we have ionic compound forming between A and B, then A and B should have
larger electronegativity difference, right? So it forms when elements have larger electronegativity difference, right? Electronegativity difference. Okay. Now we need to understand that here the A and B are one of them should be metal and the other one should be non-metal. So ionic compounds form between a metal and a non-metal, right? So that metal can form a cation and non-metal can form an anion, right? And there is a very strong electrostatic force of attraction between them, right? So the force of attraction is also very strong, right? So this can also be mentioned, right? So force of attraction, large electronegativity difference, and have higher force of attraction between particles. Attraction between particles. Okay. Now moving on, if you have to write the same for covalent compounds, then covalent compounds are formed, right? So if we take C and D here, so it is formed between two such elements which have lesser electronegativity difference, right? So it is formed between the elements having lesser electronegativity difference, right? And it also forms between the elements should be non-metals. So both C and D should be non-metals, right? So that we can have a mutual sharing of electrons between them. Okay, so this is how. So both C and D are non-metals here, right? So here the A should be metal, right? So here A was metal and B was non-metal. But here both of them are non-metals, okay? And also the force of attraction is lesser, right? So force of attraction here between the particles, between the elements, right? Force of attraction is lesser. Okay, so the intermolecular force of attraction here is lesser, is low. Now, moving on, the next difference that we can say is that due to the higher force of attraction, due to the larger force of attraction, they are hard, brittle, crystalline solids. Okay, crystalline solids. Okay, now due to the lesser force of attraction, they are generally soft solids, okay, or they exist in liquid state, right? They are found in liquid state or in gaseous form, right? In gaseous state. Okay, so this is the second difference that we can say. Now moving on, let us write down for the third one, right? So we can say that if they are hard and brittle solid, right? They are hard and crystalline and brittle solid, so they will have higher melting and boiling point, right? But here the melting and boiling point is low, so they have low melting and boiling point, right? Similarly, if you have to make a difference, right, write down the difference. So they are polar in nature. They are polar in nature, which means they could be soluble in polar substances, right? So polar substances, I'm just writing like this. So polar substances soluble, right? Like water, right? So water is a polar substance. So almost all the
ionic compounds are soluble, water soluble, right? But they are generally non-polar in nature. Okay. Okay, and they are soluble in non-polar solvents. Okay, like dissolves like non-polar solvent soluble. Okay, like benzene. Okay, now these are the 4 differences that we can have between ionic and covalent compounds. Okay, I hope this is clear to you. Thank you.